जैसे जैसे मशीनें ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट होती जा रही हैं, इंसानी काम की जरूरत उतनी ही कम होती जा रही है। अमर होने का सपना कोई नया सपना नहीं है। इंसान हमेशा से ये चाहता रहा है कि वो मौत को हरा दे। इंसानों का काम मशीनें खत्म कर देंगी या जो इतने एडवांस नहीं हो सकेंगे उनका क्या होगा। जैसे इस्लाम में जन्नत का सपना जहाँ हमेशा रहना है, हिंदू धर्म में मोक्ष, क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज और बुद्धिज्म में निर्वाण का कॉन्सेप्ट। डेटाइज्म का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसानों की फ्रीडम और क्रिएटिविटी पर इसका असर पड़ रहा है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां हम अपने फैसले एल्गोरिथम के हवाले करने वाले हैं। लोग आज डिप्रेशन के इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी बढ़ाने के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां विज्ञान ये बता सकता है कि दुनिया कैसे बनी, मगर ये नहीं बता सकता कि इसका मकसद क्या है। मैं हूँ खालिद रजा और आप सुन रहे हैं खालिद रजा टॉक, एक ऐसी जगह जहां हम साइंस, हिस्ट्री और इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात करते हैं। हर एपिसोड आपको नए नजरियों और चुनौतीपूर्ण सवालों से रूबरू कराता है। आज हम होमो डिगस, एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें इंसानी तारीख के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यूथ के लिए ये किताब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है कि क्या इंसान अपनी बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस को पार करके एक नए दौर में कदम रखेगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाएगा। हरारी का ये सवाल हमारे फ्यूचर के फैसलों को कैसे आकार देगा, क्या हम अपनी आजादी को बचा पाएंगे। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हरारी की किताब होमो डिगस इंसानियत के भविष्य की, उसके फ्यूचर की बात करती है, जहां उनकी पहली किताब सेपियंस में उन्होंने ये समझाया था कि कैसे होमो सेपियंस ने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया। वहीं इस किताब होमो डिगस में वो ये सिखाते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और सपने हमें एक नए दौर की तरफ धकेल रहे हैं। कैसे इंसान अपनी हदों को पार कर गॉड जैसी ताकत, खुदादात ताकत हासिल करने की कोशिश में है। इंसानों के इन सपनों को पूरा करने में बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अहम किरदार निभा रहे हैं। होमो डिगस में हरारी इंसानियत की पुरानी रिसर्च और डेवलपमेंट के बेस पर ये एक्सप्लोर करते हैं कि इंसान अपने आप को गॉड लाइक, खुदा जैसी ताकत बनाने की कोशिश में है और कितना कुछ इंसान ने हासिल भी कर लिया है और बाकी का रास्ता क्या है, कैसे इंसान के सपने और साइंस का मिलाप हमारी जिंदगियां बदल रहा है। हरारी यहाँ 3 बड़े सपनों का जिक्र करते हैं जो इंसानियत अपने शुरुआती दौर से ही देखती आ रही है, जैसे हमेशा जिंदा रहने का सपना, हमेशा खुश रहने का सपना और सब कुछ अपने कंट्रोल में करने का सपना। इन सपनों को हरारी काफी हद तक सच होते हुए भी देख रहे हैं क्योंकि आज की साइंस इन्हें हकीकत बनाने पर काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और बिग डेटा जैसे टूल्स इन सपनों को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं, जो इंसानियत को एक नया शेप दे रहे हैं। मगर इसमें यह भी पॉसिबल हो सकता है कि इंसान फ्यूचर को कंट्रोल करने के प्रोसेस में खुद अपना दुश्मन न बन जाए, अपना ही नुकसान न कर बैठे। हरारी कहते हैं कि अगर हमने अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया तो हमारी कहानी कुछ और भी हो सकती है। ये किताब सिर्फ एक बेहतरीन मुस्तकबिल की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज की दुनिया को समझने का एक पावरफुल टूल है। आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो सच में हमें बेहतर इंसान बनाएगी या फिर हमारे कंट्रोल से दूर चली जाएगी? अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी हैं, इन पर बात होनी चाहिए, तो ये समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। आज के एपिसोड में आप समझेंगे कि किस तरह हमारा फ्यूचर तय हो रहा है और इसमें हमारा क्या रोल है। लाखों सालों तक हम इंसान भी एक सामान्य क्रिएचर या स्पीशीज पर ही थे। जैसे आज जंगल में शेर, चीता या बकरी, हम भी उन सबकी तरह सर्वाइवल के लिए कोशिश करते, खाना ढूंढते और छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी और स्पीशीज के साथ या किसी प्रजाति के साथ नहीं हुआ। हमने सोचने का तरीका बदला और इस चेंज से हमारे दिमाग में एक नई क्रांति आई जिसे हम आज कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये वो पॉइंट था जहां से हमारी कहानी दूसरे जीवों और प्रजातियों से अलग होने लगी। हमने न सिर्फ टूल्स बनाए बल्कि आग को कंट्रोल करना भी सीख लिया। और इस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, सोचने की क्रांति ने हमें एक खास फायदा दिया। हमने लैंग्वेजेस, भाषाओं का इस्तेमाल करना सीखा। लैंग्वेजेस की असली ताकत सिर्फ किसी से बातचीत करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका असली फायदा यह हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ नैरेटिव्स यानी कहानियां बनाना और शेयर करना सीखा। और अब हम सिर्फ फैक्ट्स और मिथ से बढ़कर स्टोरीज और आइडियाज को डेवलप करने लगे
इस वजह से हम बड़े बड़े ग्रुप बना सके। जहां शेर और दूसरे जानवरों का मैक्सिमम ग्रुप 10 से 12 तक होता है, वहीं इंसानों के ग्रुप्स बहुत बड़े होते हैं। ये इसलिए संभव हुआ कि हमने पावर ऑफ शेयरिंग पर विश्वास करना शुरू किया। ये था इस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, सोचने की ताकत का पावरफुल इस्तेमाल, जिससे हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए जो नेचर में सीधे तौर पर नहीं मिलते, जैसे नेशन का कॉन्सेप्ट, देश और देशभक्ति का कॉन्सेप्ट, या फिर मनी का कॉन्सेप्ट, पैसे का। ये सब चीजें असली नहीं है, ये इंसानी सोच ने बनाई हैं। इन्हीं सोच की वजह से हम बड़ी सोसाइटीज और बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर सके, जो आज हमारी मतलब इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे रिलीजन का सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे सोचने के तरीकों ने ही हमें आगे बढ़ाया है। अपने शुरुआती दौर में इंसान अपने रीजनल देवता या छोटे छोटे कुल देवताओं को पूजते थे, जबकि आज इनका रूप बड़े बड़े धर्मों ने ले लिया है, जिसमें करोड़ों लोग एक ही धर्म में मानते हैं, जिससे हम इंसान बड़े बड़े ग्रुप्स बना सके और पावरफुल हो सके। आज के समय पर कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट एक तरह के नए मिथ ही तो हैं, जिसके नाम पर हम बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं। असल में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हमारी सोच के अलावा। एक नैरेटिव पर विश्वास करने की हमारी ताकत ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने रिसोर्सेज शेयर करना, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना सीख लिया। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और बिग डेटा पर काम कर रहे हैं। क्या हमें इन्हें एक नए नैरेटिव या मिथ या बिलीफ की तरह देखना चाहिए? क्या ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि जो मिथ्स हम बना रहे हैं वो फ्यूचर में हमारी फ्रीडम को कंट्रोल न कर लें? होमो सेपियंस ने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के जरिए दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाया, और अब हम यहाँ से एक कदम आगे बढ़कर युval नोवा हरारी की होमो डियोस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस खुद को गॉड लाइक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जुनून की बुनियाद है हमारी ख्वाहिशें। ख्वाहिशें हमेशा जिंदा रहने की, हमेशा खुश रहने की और सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की। और ये सपने इंसान अपने शुरुआती दौर से ही देखता आया है, लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हम इन सपनों को सच करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हरारी बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी नेचुरल लिमिटेशंस को पार करना, और ये सपना हकीकत में कैसे बदल रहा है, आइए डिटेल में समझते हैं। हरारी कहते हैं, अमर होने का सपना कोई नया सपना नहीं है। इंसान हमेशा से ये चाहता रहा है कि वो मौत को हरा दे, मौत को डिफीट कर दे, लेकिन ये सपना अक्सर सिर्फ मिथ और धार्मिक कहानियों तक ही सीमित था। जैसे इस्लाम में जन्नत का सपना जहां हमेशा रहना है, हिंदू धर्म में मोक्ष, क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज और बुद्धिज्म में निर्वाण का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज के दौर में हम बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग और एडवांस मेडिकल साइंस की मदद से इस सपने को थोड़ा थोड़ा हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। आज के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि मौत कोई न टालने वाली नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे हल किया जा सकता है। हरारी का आर्गुमेंट ये है कि जो चीजें हम नेचुरली होने वाली समझते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल कंट्रोल किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरक्की के जरिए हम ऐसे जीन को काटकर रिप्लेस करने या स्टेम सेल रिसर्च से अपने शरीर के हिस्सों को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। अगर आज के साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च सही दिशा में चलती रही, तो अगले 100-200 सालों में इंसान की जिंदगी इतनी लंबी हो सकती है कि मौत एक एक्सीडेंटल चीज बन जाएगी। सोचिए, आप जब तक जिंदा रह सकते हैं, जब तक कोई बड़ा हादसा या गंभीर बीमारी ना हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक वरदान है? हरारी मानते हैं कि अमर होने का सपना शायद उतना शानदार नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हम मौत को हरा भी दें, तो क्या हम अपनी पहचान, रिश्ते और इंसानियत बचा पाएंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बिना मौत के हम वैसे ही इंसान रहेंगे जैसे आज हैं? दूसरी बात जो हरारी उठाते हैं वो है हमेशा खुश रहने का सपना। आज की सोसाइटी हर वक्त की खुशी के पीछे पागल हो चुकी है। हम फार्मास्यूटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन केमिस्ट्री को बदलने वाली दवाओं से अपनी खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम में खुशी एक बायोकेमिकल प्रोसेस बन गई है, जो हमारे दिमाग के केमिकल पर डिपेंड करती है। लोग आज डिप्रेशन के इलाज के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी बढ़ाने के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम खुशी के केमिकल को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कभी भी खुशी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमेशा खुश रहने का सपना सच में एक अच्छा सपना है? क्या हम अपने नेचुरल मेंटल प्रोसेस को बाईपास करके सच में मीनिंगफुल जिंदगी जी पाएंगे?
हरारी का कहना है कि ये जिद हमें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। खुशी को बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करना हमारे इमोशंस को आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर देगा। आज के ज़माने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए डिसीजंस ले रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिज़ाइनर बेबीज बनाने की सोच रहे हैं और इन्वायरमेंटल सिस्टम को मैनिपुलेट करके क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। इसका अल्टीमेट गोल है कंट्रोल। इंसान ये चाहता है कि वो ऐसी हालत में पहुंचे जहां वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सके और सब कुछ कंट्रोल कर सके, जस्ट लाइक अ गॉड। लेकिन क्या हम इस दौड़ में अपनी इंसानियत खो देंगे? क्या ये कंट्रोल हमें एक बेहतरीन समाज की ओर ले जाएगा या फिर हम अपनी जड़ों से और भी दूर चले जाएंगे? ये सोचने का वक्त है कि क्या हम खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी बुनियादी इंसानी फीलिंग, ह्यूमन इमोशंस को भुला रहे हैं। हरारी का कहना है कि ये सफर हमारे लिए सिर्फ चमकदार फ्यूचर ही नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स रास्ता भी हो सकता है। होमो डियोस का सपना सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की तक सीमित नहीं है बल्कि ये इंसान के भगवान जैसी शक्ति हासिल करने की कोशिश का एक हिस्सा भी है। सवाल ये है कि क्या हम इंसान रहते हुए भी भगवान जैसी पावर हासिल कर सकते हैं या फिर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के चक्कर में अपनी इंसानियत खो देंगे। आज हम उस क्रॉस रोड, उस चौराहे पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारी जिंदगी को आसान बना रही है मगर दूसरी तरफ हमारी नौकरियों और इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने की तैयारी भी कर रही है। युval नोवा हरारी का पोस्ट ह्यूमन वर्ल्ड का विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर टिका है। जैसे जैसे मशीनें ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट होती जा रही हैं, इंसानी काम की जरूरत उतनी ही कम होती जा रही है। आने वाले समय में हमारी जॉब्स, इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ऑटोमेशन के दौर में इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी? ये सोचने का वक्त है कि क्या हम टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में अपनी पहचान और वैल्यू को बनाए रख पाएंगे या नहीं। हरारी हमें इस सोच पर मजबूर करते हैं कि हमें इस बदलाव को कैसे संभालना है ताकि हम अपनी इंसानियत और पहचान को खोए बिना आगे बढ़ सकें। हमें ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को सही दिशा में ले जा सकते हैं या फिर ये हमें एक ऐसी दुनिया में धकेल देगी जहां हमारी इंसानियत की कोई कीमत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहे हैं, ये अब हेल्थ केयर, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज और यहाँ तक कि क्रिएटिव फील्ड में भी अपनी जगह बना चुके हैं। हर जगह जहाँ पहले इंसान की जरूरत होती थी, अब स्मार्ट मशीन्स और एल्गोरिथम काम कर रहे हैं। हरारी के मुताबिक आने वाले वक्त में ज्यादातर जॉब्स जो इंसान कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे हो जाएंगी। चाहे आपका कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करवाना हो, मेडिकल डायग्नोसिस चाहिए या फिर बिजनेस ऑपरेशंस, हर काम के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन अवेलेबल होंगे जो इंसानी काम को काफी हद तक रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल की दुनिया में जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। फर्क बस इतना होगा कि इंसानी लेबर की अहमियत काफी कम हो जाएगी। हरारी इसे यूजलेस क्लास का नाम देते हैं, यानी वो लोग जिनकी स्किल्स ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इररिलेवेंट हो जाएगी। जिस काम को हम सिर्फ इंसानों के लिए खास मानते थे, अब वही काम मशीनें और एआई तेजी से परफेक्शन से कर सकेंगे। मशीनों के और भी स्मार्ट होने के साथ इंसानों के लिए मुकाबला और मुश्किल होता जाएगा। धीरे धीरे हर ट्रेडिशनल काम को ऑटोमेट किया जाएगा और इंसानों को नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक का दबदबा होगा और इंसानी इंटरफेयर की जरूरत कम से कम होती जाएगी। जहां एक तरफ वो लोग होंगे जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग का एक्सेस होगा और दूसरी तरफ वो जो पीछे छूट जाएंगे। ऐसे में एलीट क्लास के पास ऐसे टूल्स होंगे जिनसे वो अपनी लाइफ स्पैन, मतलब अपनी उम्र बढ़ा सकेंगे और ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकेंगे, अपनी फिजिकल एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकेंगे। ये लोग हरारी के अनुसार फ्यूचर के सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। इस तरह इंसानों के बीच में बड़ा डिवाइड हो जाएगा और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही मिट जाएगा। अब सवाल ये उठता है, जिन इंसानों का काम मशीनें खत्म कर देंगी या जो इतने एडवांस नहीं हो सकेंगे, उनका क्या होगा? क्या यूबीआई इस डिवाइड को मिटा सकता है? अब यूबीआई क्या है? यूबीआई का आइडिया है कि हर इंसान को बेसिक इनकम मिले, चाहे वो काम करे या नहीं, ताकि बेसिक जरूरतें जैसे खाना, रहना और हेल्थ केयर की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है? क्या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरी दुनिया के लिए इसे लागू करना पॉसिबल है?
हरारी कहते हैं अगर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जॉब्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है तो यूबीआई जैसी पॉलिसीज जरूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या हम एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं जहां लोग बिना काम के भी एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ जी पाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि अगर टेक्नोलॉजी का ये एडवांसमेंट सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहा, जो कि हो भी रहा है, तो दुनिया के बाकी हिस्सों का फ्यूचर क्या होगा, ये एक डराने वाली सच्चाई है। इससे आने वाले समय में इंसानियत दो हिस्सों में बढ़ सकती है। एक तरफ टेक्नो एलिट जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर की पहुंच होगी, और दूसरी तरफ वो मेजोरिटी जिनके पास ये सब नहीं होगा। ये एक नई तरह की डिवीजन होगी जहां अमीर और पावरफुल लोग बायो इंजीनियरिंग और एआई के जरिए गॉड लाइक कंट्रोल पा चुके होंगे, और जबकि बाकी लोग पुराने सोशल सिस्टम में फंसे रहेंगे। ये फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा जहां मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के पास जरूरी रिसोर्सेस नहीं होंगे और वो पीछे छूट जाएंगे। ये डिवाइड तब और बढ़ेगा जब टेक्नोलॉजी सिर्फ रिच लोगों के हाथ में होगी। ये वो पॉइंट होगा जहां इंसानियत को अपने आज के सामाजिक और आर्थिक सिस्टम को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी। हरारी का होमोडियस फ्यूचर खासकर जॉब्स और इकोनॉमी के लिए एक मुश्किल तस्वीर पेश करता है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमन वर्कफोर्स का डिस्प्लेसमेंट लगभग तय है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक समाधान हो सकता है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज सोशल डिवाइड को मैनेज करने का होगा, जहाँ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर एक्सेस के आधार पर नई क्लासेस बनेंगी। आज जो शिफ्ट हम देख रहे हैं वो इसी पोस्ट ह्यूमन वर्ल्ड की ओर इशारा कर रही है। हमारे फैसले और पॉलिसीज इस फ्यूचर को कैसे आकार देती हैं, यही आने वाले कल का सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होगा। और यहाँ से एक नया सवाल खड़ा होता है डेटाइज्म का। ये एक नई आइडियोलॉजी है जो डेटा को आज के समय में सबसे जरूरी और पावरफुल चीज मानती है। जैसे कि पहले रिलीजन और भगवान लोगों के फैसलों और उनकी जिंदगी को गाइड करते थे, वैसे ही आज के समय में डेटा और एल्गोरिथम लोगों के फैसलों से लेकर उनकी सोच तक को इन्फ्लुएंस करने लगा है। डेटाइज्म का मतलब है कि जो कुछ भी डेटा में तब्दील हो सकता है वही असली मायने रखता है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मशीनें, एआई और एल्गोरिथम इंसान के इमोशंस, थॉट और डिसीजंस को रिप्लेस कर रहे हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, पॉलिटिक्स या एंटरटेनमेंट, हर जगह डेटा का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अगर कोई जानकारी डेटा में ट्रांसफर नहीं की जा सकती तो इसकी वैल्यू लगभग खत्म मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर एआई आधारित मेडिकल टूल्स डॉक्टरों से भी बेहतर डायग्नोसिस देने लगे हैं। ये टूल्स लाखों मेडिकल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं और एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सुझाते हैं। इसी तरह फाइनेंस और लॉ जैसे फील्ड में भी एआई अपने लिए जगह बना रही है। डेटाइज्म का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसानों की फ्रीडम और क्रिएटिविटी पर इसका असर पड़ रहा है। जब हर फैसला डेटा के आधार पर लिया जाने लगेगा तो इंसानी इंट्यूशन और इमोशंस की क्या जगह रह जाएगी। क्या ये संभव है कि फ्यूचर में इंसान सिर्फ एल्गोरिथम पर निर्भर हो जाएगा और अपनी खुद की सोच और विचारों की वैल्यू कम कर देगा। हरारी इस बारे में चेतावनी देते हैं कि अगर हम ध्यान न दें तो डेटाइज्म हमें एक ऐसी दुनिया में धकेल सकता है जहां इंसान का मूल सिर्फ उस डेटा तक सीमित हो जाएगा जिसे वो जनरेट करता है। डेटा जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, और आज के समय में जहां इंसानी डॉक्टर्स भी कुछ मामलों में एआई की मदद लेते हैं, वहीं बैंकिंग में एल्गोरिथम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए रियल टाइम डेटा एनालाइज कर रहे हैं। ये ऐसे टास्क हैं जिन्हें मैन्युअली करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ डेटिंग ऐप्स जैसे टूल्स भी अब एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं ताकि शादी के लिए बेहतर पार्टनर्स को आपके प्रेफरेंस और बिहेवियर के बेस पर सजेस्ट कर सकें। यानी कि अब आपकी पसंद और रिश्ते भी एल्गोरिथम के जरिए आकार ले रहे हैं। ये ट्रेंड इस ओर इशारा करता है कि फ्यूचर में इंसानों के फैसलों पर एल्गोरिथम का कंट्रोल और बढ़ेगा। एल्गोरिदम बिना किसी बायस के काम करते हैं, जो डेटा के फैक्ट्स पर डिपेंड होते हैं और इंसानी जज्बात से दूर होते हैं। डेटाइज्म आने वाले समय में इंसानी फैसलों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देगा। डेटा ड्रिवन दुनिया में एल्गोरिदम हमारे हर छोटे बड़े डिसीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। हरारी इसे एक न्यू रिलीजन या नए धर्म के रूप में देखते हैं। हालांकि पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिथम पर भरोसा करना हमें इंसानी आज़ादी, क्रिएटिविटी और मोरालिटी को नज़रअंदाज करने की ओर ले जा सकता है। एल्गोरिथम पावरफुल होते हैं, लेकिन वे इंसानी सोच और इनोवेशन के अनसर्टेन नेचर को नहीं बदल सकते।
धर्म और नफ्सियात का रोल हर दौर में बदलता रहा है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, उनका असर भी नए चैलेंज के साथ डेवलप हो रहा है। हरारी ने अपनी किताब में इन पहलुओं पर गहराई से बात की है और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल उठाए हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां हम अपने फैसले एल्गोरिथम के हवाले करने वाले हैं? क्या ये इंसानियत के लिए सही दिशा होगी? ऐसे सवाल ही हमारे फ्यूचर का डायरेक्शन तय करेंगे। मजहब हमेशा से इंसानों को जीने का तरीका देने वाला एक अहम पिलर रहा है और सवाल यह है कि क्या इसकी वैल्यू फ्यूचर में भी बनी रहेगी? पहले जमाने में मजहब इंसानी मुआशरे को समझने का एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था। हर सोसाइटी में रिलीजियस बिलीफ और मान्यताएं थी जो लोगों की जिंदगी को डायरेक्ट करती थी। रिलीजन का काम सिर्फ डिवाइन पावर के होने को मानने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये इंसानी समाज को मोरल और इथिकल वैल्यूज के रूप में एक स्ट्रक्चर भी देता था। हरारी के नजरिए में साइंस और रिलीजन के बीच एक गहरा टकराव सदियों से चला आ रहा है। पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने धर्म की कई चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी ने सृष्टि के बनने की धार्मिक कहानियों को पूरी तरह से बदल दिया और मेडिकल साइंस ने चमत्कारी इलाज की थ्योरीज को साइंटिफिक ट्रीटमेंट से बदल दिया है। इस वजह से कई लोगों का मानना है कि फ्यूचर में धर्म या मजहब की वैल्यू धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि साइंस लोगों को ज्यादा बेहतर और लॉजिकल जवाब देती रहेगी। मगर मजहब सिर्फ फैक्ट्स और साइंस के तजुर्बात तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इंसान को जिंदगी का मकसद और डायरेक्शन भी देता है। जहाँ विज्ञान ये बता सकता है कि दुनिया कैसे बनी, मगर ये नहीं बता सकता कि इसका मकसद क्या है। और इसके अलावा धर्म इंसान को सिर्फ चमत्कारी घटनाओं से नहीं जोड़ता, बल्कि उसे जिंदगी की गहराइयों, उसका मकसद और इंसानी रिश्तों की अहमियत भी सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस और धर्म के बीच टकराव खत्म हो जाएगा, बल्कि आने वाले समय में धर्म अपनी जरूरत बनाए रखेगा, खासकर जब लोग जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने निकलेंगे। यहाँ पर अहम बात यह है कि टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के इस तेजी से बदलते दौर में ये देखना दिलचस्प होगा कि हम अपनी जिंदगी में मजहब और इंसानियत को कैसे जगह देते हैं। क्या हम पूरी तरह साइंस के भरोसे चलेंगे या फिर धर्म हमें एक गाइडेंस और मोरल स्ट्रक्चर देता रहेगा? यही सवाल इंसानियत के मुस्तकबिल की दशा और दिशा तय करेगा। यहाँ पर हरारी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भविष्य में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं कर सकते। हमें एक नई मोरालिटी और डर की जरूरत होगी जो इंसान की नई ख्वाहिशात और हदों को समझ सके और उन्हें कंट्रोल कर सके। जैसे जैसे हम अपने आप को सुपर ह्यूमन बना रहे हैं, ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी तरक्की बिना मोरल बाउंड्रीज के खतरनाक हो सकती है। हरारी की दलील है कि आज इंसानियत अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। इंसानों की आम सोच ये थी कि इंसान ही सबसे बेहतर है, सारी स्पीसीज में सबसे ऊपर, उसे अपने अंडर में कोई नहीं कर सकता, कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरक्की इस सोच को चुनौती दे रही है। जब एल्गोरिदम इंसान के लिए फैसले लेने लगेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक, मेडिकल या पर्सनल रिलेशन के ही फैसले क्यों ना हो, जैसे आज शादी वाली वेबसाइट पर एल्गोरिदम ही बताता है आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी लड़की या लड़का बेस्ट फिट है, प्रोफाइल डेटा के हिसाब से, या आपको लोन या कोई पॉलिसी का फायदा मिल सकता है या नहीं, इससे इंसान की मैं सबसे ऊपर हूँ वाली सोच कमजोर होने लगेगी। और जैसे जैसे मशीनें हमारी पसंद और प्रायोरिटीज को समझने लगेंगी, वैसे वैसे इंसानों पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी भी इंसानों की बुनियादी नेचर को चुनौती दे रही है। अब तक हम ये मानते आए हैं कि सभी लोग एक बराबर हैं, समान हैं, लेकिन जब इंसान जीन एडिटिंग के जरिए अपने आप को बायोलॉजिकली इन्हांस करेगा, तब इंसानों का बराबरी वाला फार्मूला सवालों के घेरे में आ जाएगा। हरारी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाते हैं कि सुपर ह्यूमन का राइज इंसानियत की आम सोच को और कमजोर करेगा। जीन एडिटिंग के जरिए इंसान अपने आप को सुपर ह्यूमन बना सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो बायोटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच रखते हैं, वो अपने आप को मेंटल और फिजिकल रूप से बेहतर बना सकते हैं। इस तरह हमें टेक्नो डेवलपमेंट के साथ साथ एक मजबूत मोरल स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वैल्यूज़ और मोरालिटी को बनाए रखें, ताकि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। आज हम एंथ्रोपोस एरा में जी रहे हैं, जहां ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर हमारे प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है।
ये असर इतना बड़ा है कि इसने नेचुरल साइकिल्स को भी बदल दिया है। आजकल हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडायवर्सिटी लॉस जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं और ये सब हमारे एक्शंस का ही नतीजा है। दरअसल एंथ्रोपोज दौर की शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू होती है, जब इंसानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की पावर इतनी बढ़ गई कि उसने नेचुरल सिस्टम को उलट दिया। अब हम नेचर के कानून के गुलाम नहीं रहे बल्कि इसके मालिक बन गए हैं। हम सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को नहीं बदल रहे बल्कि पूरे प्लेनेट के मौसम और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में ले आए हैं। इस इरा का एक अहम पहलू ये भी है कि हम ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या अर्बन या एग्रीकल्चरल, इन सब का असर सीधे तौर पर हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है और ये असर बहुत गहरा है। इसलिए अब हमें अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट को समझना और उनकी जिम्मेदारी लेना होगा। तो हमने इस किताब की कई इंपॉर्टेंट थीम्स पर बात की है, जिसमें हम देखते हैं कि इंसानों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे जुड़ा हुआ है। आइए इस थीम्स को एक बार समराइज करते हैं, कैसे हम होमोसेपियंस से एक ऐसी नस्ल बन सके जो अपनी बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल हदों को तोड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे टूल्स की तरक्की हमारी पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिकल जिंदगी पर क्या असर डाल रही है। इंसानी आज़ादी, अखलाकियात और वैल्यूज़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या रोल रहेगा? क्या हमें इसके लिए नए मोरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमने इस समरी में दिया है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सुपर ह्यूमंस बनकर अपने फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे या टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे? ये सभी बातें एक बात क्लियर करती हैं, इंसानी तरक्की एक दो धारी तलवार है। जितने ज़्यादा चेंज बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा जोखिम भी। इसलिए ये किताब हम सभी के लिए रिलीवेंट है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, साइंस, फिलोसॉफी या पॉलिटिक्स। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में। मेरा नाम है खालिद रजा और आप सुन